नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन आज हमारा टॉपिक होगा। आज इस उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को पढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोगों को जानना ज़रूरी है, और उसे बहुत ही मेहनत से मैंने इस मैप के द्वारा, इसको चित्र कह लेंगे या जैसे भी, तो उसको बनाकर मैं समझाने का प्रयास करूँगा। आज हम लोग भाबर प्रदेश क्या होता है, भाबर और तराई प्रदेश क्या होता है, साथ ही साथ आपका खादर और बांगर क्या है, खादर और बांगर क्या है। अगर भौगोलिक विभाजन पढ़ना है तो आपको यह सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यानी कि भाबर और तराई प्रदेश को देखते हैं अभी, और खादर और बांगर इस वीडियो में हम लोग इतना देखेंगे। आगे वाली वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन देखेंगे। तो सिंपल से मैं बता देता हूँ, भौगोलिक विभाजन को 3 भागों में बांटा जाएगा। 3 भाग में कैसे बांटेंगे, पहले आइए समझते हैं भाबर और तराई प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको एक चित्र दिख रहा होगा, सीनरी सी दिख रही होगी बचपन में जैसे हम लोग बनाते थे, लेकिन अब समझ में आया कि इसका बहुत ही ज़्यादा काम है। ठीक है, तो समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, और बताने का प्रयास करता हूँ मैं। देखिएगा, ये आपकी जो पहाड़ियाँ हैं, ये आपकी, इसको आप शिवालिक की पहाड़ियाँ कह सकते हैं, और इसको आप ग्लेशियर भी कहते हैं। ग्लेशियर का मतलब है जहाँ से नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, नदियों को जहाँ से उद्गम होता है उसे आप ग्लेशियर कहते हैं। देखिएगा, यहाँ से जल, जैसे भाग 1, ये आपका ये भाग 2 और भाग 3 से यहाँ पर क्या हो रहा है, नदियाँ कुछ निकल रही हैं, और नदियाँ देखिए ये धीरे धीरे बह करके क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रही हैं। ये नदी देखिए इसमें आ रही है, ये नदी, मतलब इस तरफ भी ये जल प्रवाह है आपका, और ये जल प्रवाह आपका नीचे जो है क्षेत्र में भी आ रहा है। अब देखिएगा, जब ग्लेशियर से नदियाँ नीचे गिरती हैं, ठीक है, 3D में समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब ग्लेशियर से नदियाँ नीचे गिरती हैं तो जहाँ पर गिरेंगी, ठीक है ना, जहाँ पर गिरती हैं वह आपका भाबर प्रदेश हो जाता है। क्या है, भाबर प्रदेश। और ये गिरने का कारण है इनका अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन क्या है, तो अपक्षय का मतलब सिंपल समझ लीजिएगा आप, टूट फूट। अपर्दन का मतलब समझ लेंगे आप, बहाकर ले जाना। यानी कि अपक्षय का मतलब है ये जो पहाड़ियाँ हैं, इनसे जो पत्थर हैं वो टूट फूट के गिरते रहते हैं पानी के वेग से, यानी कि जल के प्रवाह के बहुत अधिक वेग होता है, क्योंकि ये ऊंचाई से गिरते हैं। तो अपने साथ में ये क्या करते हैं, जो अपक्षय के कारण जो भी टूट फूट होती है, तो वो बड़े बड़े पत्थर जो है बहाकर नीचे की तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे ये पत्थर आपके जमा हो जाते हैं। ये आप देख रहे होंगे काले काले गोला गोला सा जो है, ये आपका पत्थर जमा हो जाता है। और क्या होता है कि पानी तो गिर ही रहा है, और ये गोले गोले पत्थर जहाँ पर जमा होते हैं, और पानी क्या होता है यहाँ इनके नीचे से निकलने का प्रयास करते हैं, और इनके नीचे से प्रवाहित होते रहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भाबर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भाबर प्रदेश। तो ये तो था कौन सा क्षेत्र, जहाँ पर पहाड़ियों से क्या हो रहा है, यानी कि ग्लेशियर से पानी तुरंत नीचे गिर रहा है, उस क्षेत्र को हम लोग भाबर प्रदेश करते हैं। ठीक है ना, भाबर प्रदेश। इसी को छोटे से दूसरे मैप में भी देख लेते हैं। ये जो शिवालिक की श्रेणी है देखिएगा, तो यहाँ से जल निकल करके कहाँ आ रहा है, यह नीचे यहाँ पर जमा हो रहा है, तो यह भाबर का प्रदेश में आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, जब पानी आपका आ गया है कहाँ पर, भाबर प्रदेश में, अब इसके बाद यह जल अपने प्रवाह से आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते ये क्या आ रहा है, समतल में आ रहा है। जब ये समतल में आएगा, यानी कि मैदानी क्षेत्रों में जब आएगा, तब यह तराई प्रदेश कहलाता है। ठीक है, जब मैदानी क्षेत्रों में जल प्रवाह लेता है, यानी कि नदी प्रवाह होती है, तब यह तराई प्रदेश में आ जाता है। यानी कि भाबर और प्रदेश और तराई प्रदेश क्या हो गया, भाबर प्रदेश का मतलब है कि जब छोटे छोटे मतलब कि जब कंकड़ पत्थरों के बीच से आपका जल प्रवाहित होता है, उस समय क्या होता है कि वह भाबर प्रदेश कहलाता है। यानी कि तुरंत ही वहाँ पर नदियाँ जो है गिरती हैं नीचे। ठीक, और जब आगे बढ़ती हैं और अपना मेन रूप धारण करती हैं, अपना अस्तित्व को पूरा ले करके आगे बहती हैं समतल में, तो वह तराई प्रदेश कहलाने लगता है। ठीक है ना, तो वह क्या, कौन सा प्रदेश हो जाता है, तराई प्रदेश। ठीक है, अभी तराई प्रदेश को और अच्छे से आप देखेंगे आगे। तो और भाबर की विशेषता क्या है, भाबर की विशेषता ये है कि भाबर इतना, मतलब यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं कि इनकी पारगम्यता बहुत अधिक होती है। ठीक है, मतलब क्या, यानी कि पानी जो है इन पत्थरों के अंदर नीचे से मतलब बहने लगता है, और यहाँ पर नदियाँ लगता है कि विलुप्त हो गई, मतलब कि पत्थर ही पत्थर दिखते हैं,
लेकिन पानी बहता रहता है, फिर भी पानी बहेगा तभी तो नदियाँ आगे आ रही हैं, है ना। पत्थर लेकिन यहाँ पर ज़्यादा दिखते हैं आपको। तो ऐसे क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? भाबर प्रदेश। और जब यही नदी या यही जल प्रवाह आगे बढ़ के जब मैदानों में प्रवेश करता है तो वो कैसा प्रदेश हो जाता है? तराई प्रदेश। अब आइए देखते हैं इसके आगे की बात। भाबर प्रदेश में क्या होता है कि जब पानी जब गिरता है, मतलब ठीक है ना, जब नदियाँ यहाँ से गिरेंगी, जब नदियाँ आएंगी तो ये पत्थर इतने बड़े बड़े होते हैं ना, इतने बड़े बड़े। अब चूँकि ये 3D में होता तो मैं समझा पाता और अच्छे से। तो ये पत्थर इतने बड़े बड़े होते हैं कि जो जल है वो पत्थरों के नीचे से बहते हैं, ठीक है ना भाई। बड़े बड़े पत्थर है ना, ये तो आपको पानी अधिक दिख रहा होगा, पत्थर कम दिख रहे हैं। बट ये एक भाबर एक ऐसा प्रदेश है, ये भाबर एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जो है पत्थर इतने बड़े बड़े होते हैं कि जल जो है क्या होता है कि उसके नीचे से बहते हैं। वहाँ पर जल दिखता भी नहीं है कि जल कहाँ से बह रहा है, ठीक है। कहीं कहीं पर दिखता है, कहीं कहीं पर नहीं दिखता है। यानी कि पारगम्यता इनकी बहुत अधिक हो जाती है एक तरीके से देखा जाए, ठीक है ना। पारगम्यता क्या होती है? बहुत अधिक हो जाती है। और यहाँ नदियाँ क्या होती है? विलीन हो जाती है, मतलब गायब सी हो जाती हैं। तो ऐसा प्रदेश जहाँ पर नदियाँ विलीन हो जाएं या गायब हो जाएं और उनकी ट्रांसपेरेंसी बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी बहुत अधिक हो जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है? वह भाबर प्रदेश कहलाता है। समझ रहे हैं? भाबर प्रदेश कहलाता है। और ये जहाँ पर ये जो बड़े बड़े पत्थर वगैरह हैं, ये जहाँ पर जमा होते हैं इसको जलोढ़ पंख कहते हैं, ठीक है ना। ये जो मैदान, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है भाबर प्रदेश की, इस एरिया को जलोढ़ पंख भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये पर्वतों के आधार क्षेत्र में प्रवाहित हो रही हैं, आपको पता ही है। ये आपका पर्वत शिखर है सारे, और ये आपके पर्वतीय ढाल है जिसके सहारे जो है पानी नीचे आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब आते हैं तराई प्रदेश में। तराई प्रदेश में जब जल जो है, मतलब नदियाँ जब जो है कहाँ प्रवेश करती हैं? मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, तब यह तराई प्रदेश हो जाता है, ठीक। और ये अधिक से अधिक जल को लेकर के बहती रहती हैं, ठीक है। जब मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तब नदियाँ अपना जो वास्तविक रूप होती है उनको धारण कर लेती हैं। कारण क्या? भाबर प्रदेश में क्या होता है कि वहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के कारण जो है उनकी पारगम्यता क्या होती है? अधिक होती है। और वो जो है पत्थरों के नीचे से बहती हैं तो वो अपना सही रूप नहीं ले पाती हैं। लेकिन जब ये मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो अपना एक रूप ले लेती हैं, वास्तविक रूप ले लेती हैं, ठीक है। और अब धीरे धीरे जो है ये क्या करती हैं? अपने साथ में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और मतलब महीन कण, ये सारी चीज़ें ले आती हैं। अब क्या होता है कि इनके सहारे जो ये सारी चीज़ें बहा के लाती हैं, इनको ये जलोढ़ कहते हैं, ठीक है ना। जलोढ़ कहते हैं, ठीक। जलोढ़ कहते हैं। ये चीज़ें आप समझ गए। अब देखिए दो चीज़ें, भाबर और तराई प्रदेश आपको समझ में आया, ठीक। भाबर और तराई प्रदेश, इसके लिए एक और छोटा सा मैं बांगर और खादर अभी मैं बता दे रहा हूँ। भाबर और तराई के लिए एक और छोटा सा मैंने एक बनाया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ये 2D में समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा ये वही आपकी शिवालिक या ग्लेशियर्स हैं जहाँ से आपकी नदियाँ निकल रही हैं। ये देखिए ये नदी निकल रही है, ये नदी यहाँ से निकल रही है और ये इसके सहारे, ये आपका जो ग्लेशियर है उसके सहारे यहाँ से निकल रही है ये नदी। और यहाँ पर ये आ रही है। यहाँ पर देखिएगा बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर होने के कारण अपक्षय, और ये आ किसके कारण है? अपक्षय और अपर्दन होता है। क्या होता है? अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन मैंने बताया है। अपक्षय का मतलब क्या होता है? टूट फूट, ठीक है, सिंपल भाषा में समझेंगे। टूट फूट। अपर्दन का मतलब है बह जाना या बहा ले जाना, ठीक है ना। ये आप नोट कर लीजिएगा, बहा ले जाना या बह जाना, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके बाद इसको और अच्छे से लिख देते हैं, अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन के कारण जो है अपर्दन, ठीक है ना। ये हो गया। ये आपके पर्वत शिखर हैं। क्या हैं? पर्वत शिखर हैं। और ये जो ढाल है, ये पर्वतीय ढाल है। क्या है? पर्वतीय ढाल है। समझ रहे हैं। और अब ये धीरे धीरे यहाँ पर आ रहा है। तो अब देखिए जहाँ पर ये पानी, मतलब यहाँ पर पहली बार जब यहाँ पड़ रहा है, नीचे पड़ रहा है आकर के पर्वतों से चलकर जब नीचे गिरता है, तो जहाँ पर गिर रहा है उस जगह जो क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या होता है? अपक्षय और अपर्दन कारण बड़े बड़े जो है पत्थर वहाँ पर जमा होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है? पानी जो है तेज प्रवाह के साथ में नीचे, इनके नीचे से बहता है, क्योंकि पत्थर बहुत बड़े बड़े मात्रा में होते हैं। ऐसे प्रदेश को क्या बोलते हैं? भाबर प्रदेश। और यही जल जब जो है आगे चलता चला जाता है, धीरे धीरे अपना असली रूप धारण कर लेता है और मैदानी क्षेत्रों में बहता है,
छोटे छोटे कंकड़ और पत्थरों के साथ, छोटे कणों के साथ में, तो उसको क्या कहते हैं, तराई प्रदेश, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो पत्थर होते हैं वह मोटे कण लिए रहते हैं और यहाँ पर कैसा है, ये महीन कण लिए होते हैं, कैसे, महीन कण, ठीक। अब देखिएगा, भाबर और तराई प्रदेश आप समझ गए, मैदानी क्षेत्रों में अगर बहे तो तराई प्रदेश और भाबर क्षेत्र में बहे तो यहाँ पर क्या हो गया आपका भाबर क्षेत्र, ठीक है। तो अब देखिएगा इसका एक वो लिख लीजिएगा कि चलिए चाहे तो इसको मैं बता देता हूँ, भाबर प्रदेश के बारे में ऐसे छोटा सा लिख लेंगे अगर चाहें तो आप। भाबर प्रदेश का देखिए यहाँ पर क्या है, भाबर प्रदेश में सबसे पहले यहाँ कंकड़ पत्थरों की अधिकता होती है, ठीक है ना, कंकड़ पत्थर की अधिकता होगी, ठीक है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाबर के बारे में, ठीक है, भाबर प्रदेश बोल दें आप इसको या तराई प्रदेश बोल दें, ठीक है। कंकड़ पत्थर की अधिकता होगी और क्या होगा, नदियाँ यहाँ विलीन हो जाती हैं, नदियाँ विलीन हो जाती हैं, कारण क्योंकि यहाँ पारगम्यता अधिक होती है। पारगम्यता का मतलब है वही ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना, हाँ। और ये जो क्षेत्र जो कंकड़ पत्थर जमा करते हैं इस आकृति को जलोढ़ पंख कहते हैं, ठीक है ना। कंकड़ पत्थरों से लिख लीजिएगा, कंकड़ पत्थरों से निर्मित आकृति क्या कहलाती है, जलोढ़ पंख, ठीक है। और चौथा क्या है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिख लीजिएगा, सामान्यतः भाबर प्रदेश का निर्माण पर्वतों के आधार क्षेत्र में होता है, आधार क्षेत्र में होता है, ठीक है। आधार क्षेत्र या इसको बोलते हैं गिरिपाद, गिरिपाद का मतलब इसका फुट, मतलब ये जो पर्वतों का नीचे का हिस्सा है, मतलब पैर की तरफ, ये देखिएगा इसमें 3D वाले में थोड़ा सा मैंने बनाया है, ये देखिए ये ऐसे सीधे हैं ना, इनका ये जो नीचे का हिस्सा है गिरिपाद इसको बोलते हैं, या फुट बोलते हैं, या इसको बोल देते हैं आप आधार क्षेत्र। आधार क्षेत्र में जो कंकड़ पत्थरों से बने क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भाबर प्रदेश बोलते हैं, और ये जो आकृति बनती है उसको क्या बोला जाता है, जलोढ़ पंख बोलते हैं। ये तो हो गया भाई भाबर प्रदेश के बारे में। तराई प्रदेश के बारे में यहीं पर चाहे तो लिख लें, ठीक है। अब तराई प्रदेश के बारे में यहाँ ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ छोटा सा, ठीक है। नदियाँ मैदानों में प्रवेश करती हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ नदियों का जल क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र बढ़ जाता है का मतलब ये अपने आकार को बढ़ा लेते हैं। भाई यहाँ तो कंकड़ पत्थरों के कारण अपने आप को कम मात्रा में, सीमित मात्रा में बहती हैं, लेकिन वेग तेज होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे पत्थरों कंकड़ों की मात्रा को कम करते हुए, मतलब छोटे कंकड़ पत्थर बहा के आगे ले जाते हैं, लेकिन अपने आकार को जो है ये परिवर्तित कर जाते हैं और ब्रॉड यानी कि चौड़े, लंबे चौड़े होते चले जाते हैं, ठीक। ये हो गया। तीसरी चीज़ है, और इसकी क्या विशेषता है कि ये जो नदियों द्वारा ये जो निक्षेप लाया जाता है यह महीन कणों वाली उर्वर मृदा का विकास होता है इनसे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो जल है ये अपने साथ साथ क्या है, छोटे छोटे कणों को बहा के ले आते हैं और यह महीन कणों से बनता है, ठीक है ना। कैसे, महीन कणों, ठीक है, महीन कणों की मृदा का विकास, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, उर्वर मृदा कहते हैं, उर्वर मृदा, या जिसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक। तो ये आपका है, आप
भाबर प्रदेश और ये तराई प्रदेश के बारे में आप समझ गए। अब आइए यहीं पर हम लोग खादर और बांगर को भी समझ लेते हैं, ठीक है। भाबर और तराई प्रदेश आपने समझा। अब देखिएगा खादर और बांगर क्या चीज़ है। जब पानी आपको ये जो 3 तरीके की चीज़ें दिख रही होंगी यहाँ पर इस मैदानी क्षेत्र में देखिएगा, ये तो आपका पानी है, जल है, ठीक है ना। ये जल है या नदियाँ आप बोल दीजिए, नदियाँ हैं। ये आपका क्या है, मैदानी क्षेत्र है और यह हरा प्रदेश है, ग्रीन, ठीक है। और यह कैसी, ये भूमि है लेकिन यह ग्रीन नहीं है, तो यानी कि यह कम उपजाऊ है या उपजाऊ नहीं है। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये पूरा उपजाऊ है। कैसा है, उपजाऊ प्रदेश है, उपजाऊ प्रदेश है, क्योंकि ये नदियों के किनारे है, ठीक है, नदियों के किनारे है। अब देखिएगा जब वर्षा का पानी नदियों के द्वारा हर वर्ष क्या होता है कि जब बाढ़ वगैरह आती है, जब बाढ़ आता है तो पानी क्या होता है कि नदियों के अलावा, इस क्षेत्र के अलावा, यह जो हरा हरा क्षेत्र है, यह ग्रीनिस्ट जो क्षेत्र है, इस जगह भी जो है यह पूरा प्रवाह हो जाता है उस समय नदियों का, ठीक है ना। पूरा प्रवाह जब उस समय हो जाता है नदियों का, मतलब कि नदियाँ अपने क्षेत्र से हटकर यहाँ तक बहने लगती हैं। लेकिन यहाँ ऊपर जो है यह, मतलब ये जो मैदानी क्षेत्र है, ये जो आपका भूरे कलर में दिख रहा है, इस ज़मीन पर पानी नहीं जा पाता है। यहाँ तक पानी ज़रूर जाता है और यहाँ तक नदियाँ जो है अपना प्रवाह को ले जाती हैं। और हर वर्ष क्या होता है, लगभग जब भी बाढ़ आती है तो यहाँ तक पानी पहुँचता है। तो जब पानी अपना क्षेत्र छोड़ करके मैदानी क्षेत्रों में, उस भाग में जहाँ पर बहुत उपजाऊ मिट्टी है हो जाती है, वहाँ पर जब बहती हैं तो इसको आप बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, लिख लीजिएगा। यह जो क्षेत्र है इसको बोलता है खादर, ठीक, ये है आपका खादर। और ये जो खादर का क्षेत्र होता है ये आपका नवीन जलोढ़ कहलाता है। कैसा, नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ क्यों, नवीन का मतलब नया होता रहता है, जलोढ़ का पता ही है बहुत अत्यधिक मात्रा में उपजाऊ मिट्टी होती है ये, तो इसको नवीन जलोढ़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाढ़ हर साल या जब भी बाढ़ आता है तो इसका यह जो क्षेत्र है यह हमेशा भीगता रहता है और यहाँ नए नए खेपों के साथ में, नई नई कण मिट्टियों के साथ में यहाँ पर क्या होता है, और अधिक और अधिक और अधिक उपजाऊ बनती चली जाती है, ठीक। तो यह आपका खादर प्रदेश हो जाता है। ये आपका जब नदियाँ अपना प्रवाह छोड़ करके और बड़े क्षेत्र में बहने लगती हैं, मतलब कि ये जो यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, उपजाऊ जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बहने लगती हैं, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं आप, खादर बोलते हैं। यहीं पर आगे समझेंगे जब आपका, अब देखिए ये पानी क्या होता है आपका, इस तराई वाले क्षेत्र में तो बहती है, इस तराई प्रदेश में तो बहती है, मतलब कि यह जो उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है उसमें बहती है। लेकिन आपका यहाँ पर पानी का प्रवाह नहीं हो पाता है, यहाँ पानी का प्रवाह नहीं हो पाता, यहाँ मतलब नदियाँ अपना जल नहीं ला पाती हैं। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इस क्षेत्र को आप कहेंगे बांगर। कैसा, बांगर क्षेत्र, ठीक है। ये खादर क्षेत्र और ये आपका बांगर क्षेत्र, यहाँ भी पानी नहीं पहुँच पाता है तो ये आपका बांगर क्षेत्र, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 चीज़ों को समझा है। 4 चीज़ों को क्या क्या, पहली चीज़ हमने समझा है कि भाबर प्रदेश क्या होता है, ठीक है। पत्थर और टूट फूट के कारण जो भी आपके निक्षेप गिरते हैं, बड़े बड़े पहाड़ पत्थर कण जो भी गिरते हैं, उसके कारण जो भी क्षेत्र बनता है उस क्षेत्र को भाबर प्रदेश कहते हैं। भाबर प्रदेश का मतलब है कि उस क्षेत्र में जहाँ पर नदियाँ बहती हैं तेज प्रवाह के साथ में, लेकिन नदियाँ विलुप्त सी हो जाती हैं, विलीन सी हो जाती हैं, दिखती नहीं हैं लेकिन बहती जरूर हैं और बहुत ही तेज प्रवाह वेग के साथ में। और जब यही नदियाँ क्या होता है कि मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो वहाँ पर यह तराई प्रदेश में कहलाती हैं, ठीक है, तब वहाँ यह तराई प्रदेश में आ जाती हैं, ठीक है। तराई प्रदेश का मतलब सीधे से समझिए, तराई से मतलब क्या है, जहाँ अगल बगल के क्षेत्र को क्या कर सके, तराई कर सके, ठीक है ना। और इसी के साथ में खादर और बांगर आपने समझा है। तो मैदान मतलब जल जो है अपने प्रवाह, अपने क्षेत्र प्रवाह को छोड़ करके जब अगल बगल के मैदानी क्षेत्रों में भी बहने लगती हैं बाढ़ के समय में, तो उस समय उस प्रदेश को क्या बोला जाता है, खादर। और जिस क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पाता है वहाँ उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बांगर। एक तो इस चित्र, और दूसरे इस चित्र के साथ में आपने यहाँ पर पढ़ा क्या है कि भाबर और तराई वाला प्रदेश, ठीक है। बाकी आपने खादर और बांगर भी पढ़ लिया है। तो अब जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्या, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आज सभी को वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।